नीतीश कुमार अकेले पलटू राम नहीं है, उनका योगदान इतना ही है कि पलट पलट के तीनों दलों को उन्होंने पलटू राम बना दिया है। किसी का कोई बात नहीं, जिसको उन्होंने चुन लिया वही पलट गया। आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज। जिस मजबूती से आपने उनकी मदद की है उसी मजबूती से उनका विरोध भी कीजिए, वरना तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। एक बार आपने नीतीश को वोट दे दिया, मोदी को वोट दे दिया, आप जीवन भर उसी को वोट देते रहिए। 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया महीना देंगे तो एनुअल बजट आएगा करीब करीब 1,55,000 करोड़। बिहार का योजना बजट जो है वही है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के योजना बजट से आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से पैसा दे दीजिएगा? तो पहले से मालूम है झूठ बोल रहे हैं। आपको जनसुराज में कोई मर्डरर, कोई बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट वो नहीं दिखेगा। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज मुजफ्फरपुर में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि आज मुजफ्फरपुर के बोचा विधानसभा अंतर्गत हथौड़ी में एक जनसभा को संबोधन करेंगे। इस दौरान मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जिस नीतीश कुमार को हमने मदद किया था उनमें अब नैतिकता नहीं बची हुई है। इसके साथ साथ उन्होंने तेजस्वी यादव पे भी हमला बोला है। कई सारी बातें कही है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पहले जो है बिहार में जंगल राज हुआ करता था राजद वाला, लेकिन अब जो है महाजंगल राज है बिहार में अफसरशाही वाला, यानी कि अफसरशाही पर भी उन्होंने निशाना साधा है। जिस प्रकार से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, इसको लेकर भी कई सारी बातें उन्होंने कही है। इनके साथ साथ उन्हें बता दें कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका साफ तौर पर कहना है कि बिहार में 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सभी सीट पर उम्मीदवार को खड़ा करेंगे और किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ये भी बात उन्होंने साफ तौर पर कह दी है। पहले आप सुनिए प्रेस वार्ता के दौरान उनका क्या कुछ कहना है। ये चुनावी दौर जो चल रही है इसमें आप ये बतावे कि आप अकेले लड़ेंगे या कोई गठबंधन होगा, चूंकि हालात जो है वो गठबंधन का दौर है। नहीं, गठबंधन का दौर तो आपके दिमाग में है ना। हम लोग तो जब से चल रहे हैं तब से यही कह रहे हैं कि 243 मतलब 243 जनसुराज 243 सीट लड़ेगा। चुनाव से पहले भी कोई गठबंधन नहीं, चुनाव के बाद भी किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं। एक सवाल सर, आप जब जेडीयू में थे, प्रदेश के उपाध्यक्ष थे, और जो आप बार बार अटैक कर रहे हैं तेजस्वी पे, तेज प्रताप पे या राजद पे, कहीं ना कहीं उनको रिवाइव करने में आपका भी कुछ न कुछ श्रेय रहा है, क्योंकि उस समय आप जदयू में थे और आप ही के प्रयास से ये गठबंधन बना था। तो उसके लिए कितना आप उसको क्या लेके क्या सोचते हैं आप? नहीं, हर समय कालखंड की अलग परिस्थिति थी। 2014-15 में मैंने नीतीश कुमार की मदद की थी और उस गठबंधन में लालू जी की पार्टी भी उस समय थी। तेजस्वी और तेज प्रताप उस समय नहीं थे, लालू जी थे। लेकिन 2014-15 के जिस नीतीश कुमार और जदयू की मैंने मदद की थी और 2024-25 के नीतीश कुमार, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। नेता के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी, प्रशासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी छवि थी कि बिहार में सुशासन आया है, कम से कम कुछ सुधार होता दिखा था। नीतीश जी की छवि ये थी कि अच्छी सरकार चल रही है जिसमें भ्रष्टाचार पर कुछ अंकुश लगा है, कुछ विकास शुरू हुआ है और हमको बिहार की राजनीति से कोई बहुत लेना देना नहीं था। हम लोग तो यही चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो। नीतीश जी उस समय उन्होंने अपना पद छोड़ दिया था। नीतीश जी चुनाव नहीं हारे थे, नीतीश जी के दल को लोकसभा में झटका लगा था। नीतीश जी की पार्टी सिर्फ 2 विधान लोकसभा जीती थी। उन्होंने पद से इस्तीफा देकर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। नीतीश बाबू नवंबर 2014 में हमसे मिलने दिल्ली आए। उनको किसी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का जो अभियान चला है ये करने वाला लड़का बिहार का है। जब नीतीश बाबू हमसे मिले तो मैंने उनसे यही आग्रह किया, एक तरह से सवाल भी किया कि आप बिहार के मुख्यमंत्री थे, जनता ने तो लोकसभा में जदयू को हराया है, आप मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ दिए?
उनका ये जवाब था कि हमने इतना काम किया, इसके बावजूद जनता ने वोट नहीं दिया, तो मेरा पद पे रहना नहीं बनता है। मेरा सुझाव ये था कि आप वापस मुख्यमंत्री पद पर रहिए और चुनाव लड़ने की जो बात है उसमें जो मदद हो सकती है वो हम लोग करेंगे। मेरे सुझाव पर नीतीश जी अपने ही बनाए हुए मुख्यमंत्री मांझी जी को उन्होंने हटाया भी, वापस मुख्यमंत्री भी बने। उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर देख लीजिएगा, बिहार की जनता से उन्होंने माफी भी मांगी, क्योंकि लोकतंत्र में आपको ये अधिकार नहीं है कि आपको मुख्यमंत्री जनता ने बनाया, आप हटा के किसी दूसरे को बना दीजिए। लोकतंत्र में आपका अधिकार नहीं है। तो इस बात के लिए नीतीश कुमार ने माफी भी मांगी, वापस मुख्यमंत्री बने। जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो मैंने उनकी मदद की, और उस मदद की वजह से या कुछ उसमें मेरा भी योगदान रहा होगा, वो लोग जीत कर भी आए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो नीतीश कुमार की सरकार है उसको करीब करीब लोग लालू जी के जंगल राज से भी बदतर मान रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि लालू जी के टाइम में अपराधियों का जंगल राज था, अब आज जो नीतीश कुमार है ये अधिकारियों का जंगल राज है। दूसरी बात, नेता के तौर पर जिस नीतीश कुमार की मैंने 14-15 मदद की थी, वो नीतीश कुमार थे जिन्होंने कैसर पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, वाजपेयी साहब ने इनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तो नीतीश बाबू का पब्लिक स्टेटमेंट है, जाकर देख लीजिए। इन्होंने कहा कि मेरे पद पर रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं कैसे पद पर रहूंगा। आज वही नीतीश कुमार, कोविड में हजारों लोग उनकी दुखद मृत्यु हो गई और नीतीश कुमार घर से बाहर नहीं निकले। अंतिम जो राजनीतिक मोरालिटी की बात है, 14-15 में नीतीश कुमार चुनाव हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक मोरालिटी के आधार पर पद छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार 2020 में चुनाव हार गए थे, 243 के विधानसभा में उनके 42 विधायक हैं, तो चुनाव तो हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई गठबंधन बनाकर, कभी राजद का लालटेन पकड़कर, कभी भाजपा का साथ लेकर पद पर बैठे हुए। तो जिस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है, ये वो नीतीश कुमार है जिनकी राजनीतिक मोरालिटी खत्म हो गई है, जिनके सुशासन का जो तगमा लगा हुआ था वो कहीं हट गया है, और सिर्फ उनकी प्राथमिकता आज कुर्सी पर बने रहना है, इसलिए उनका विरोध कर रहा है। एक अंतिम बात समझ लीजिए कि लोकतंत्र में, एक मिनट खाली समझ लीजिए इस बात को, आप लोग ये जो सवाल करते हैं कि पहले मदद के थे, भाई लोकतंत्र में सपोर्ट, समर्थन, वोट 5 वर्ष के लिए, चुनाव तो 5 वर्ष पर होता है ना। तो आपने एक बार जिसको वोट दे दिया फिर जीवन भर उसी को वोट देते रहिएगा। लोकतंत्र में ये कहा गया है कि आपका जिस नेता पर, विचार पर, दल पर भरोसा है उसके साथ खड़े होइए, उसको वोट दीजिए। लेकिन अगर वो दल, वो नेता आपके आशा के अनुरूप काम न करे तो नागरिक होने के नाते आपकी जवाबदेही है कि जिस मजबूती से आपने उनकी मदद की है उसी मजबूती से उनका विरोध भी कीजिए, वरना तो लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। एक बार आपने नीतीश को वोट दे दिया, मोदी को वोट दे दिया, जीवन भर उसी को वोट देते रहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि आरजेडी को फिर से खड़ा करने में कहीं ना कहीं आपकी भूमिका रही, क्योंकि आपने गठबंधन बनवाया। हमारी भूमिका उस समय बिहार में नीतीश कुमार को वापस मुख्यमंत्री बनाने में थी, बिहार में एक अच्छी सरकार चले इसमें थी, बिहार में 7 हिस्से का प्रोग्राम बने इसमें थी। उसमें अगर आरजेडी को कुछ फायदा हो गया, रिवाइव हो गए, तो ये उनकी किस्मत है। और अगर मान लीजिए एक बार को कि हमारी मदद से वो बढ़ भी गए, तो आप उस चीज को सुधारने के लिए प्रयास भी मैं ही कर रहा हूँ। आप तो उसके लिए उस समय भी कुछ नहीं कर रहे थे, अभी भी कुछ नहीं कर रहे थे। अगर 15 को मेरी गलती मान भी लीजिए तो भी 25 में उसको सुधारने के लिए अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगाकर मैं ही तो प्रयास कर रहा हूँ। हमसे सवाल पूछा गया कि आप क्या चुनाव लड़ेंगे, तो मैंने कहा कि पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। पार्टी अगर तय करेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी अगर तय करेगी कि राघोपुर से लड़ना है तो लड़ेंगे चुनाव, चाहे जमानत जब्त हो, जीते हो, तो बाद में तय होगा ना। आपने एक रोडमैप तैयार किया होगा, पॉलिटिकल रोडमैप तैयार किया होगा कि बिहार का डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे, वो रोडमैप क्या है आपका? रोड मैप रोज बता रहे हैं, और जो हम लोग कह रहे हैं कि जन सुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, वो उसी रोड मैप का समरी है। पहला रोड मैप का पहला हिस्सा ये है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ने की व्यवस्था कर दी जाए कि वो व्यवस्था पर आगे चलकर बोझ न बने। और हम लोग का ये भी मानना है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में कम से कम 5 से 10 साल लगेगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई तो अभी सुधरनी चाहिए। तो जन सुराज ने कहा कि जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक
लोगों को ये विकल्प है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं और उसका फीस सरकार भरेगी। ये लोगों का भ्रम है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। सरकारी विद्यालयों को चलाने में सरकार को 60,000 करोड़ रुपया लगता है, फ्री में कुछ नहीं है। अगर सरकारी विद्यालयों पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और उससे 60 विद्यार्थी भी पढ़कर नहीं निकल रहे हैं, तो उसको सुधारने की जरूरत है और साथ साथ लोगों को विकल्प देने की जरूरत है कि आप प्राइवेट और सरकारी में जो अच्छा लगे वहां पढ़िए, पैसा सरकार आपको देगी। ये आरटीई के प्रावधान में लिखा हुआ है। जो राइट टू एजुकेशन का बिल आया यूपीए के टाइम, उसमें लिखा हुआ है कि जहां पर भी सरकारी विद्यालय नहीं है वहां सरकार की जिम्मेवारी है कि प्राइवेट विद्यालय का फीस सरकार भरे। तो ये चीज हम लोग पहली बात कह रहे हैं। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति युवा है, जो एक बार अब स्कूली शिक्षा से ऊपर बढ़ गया, अब यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधर भी जाए तो उसकी दशा नहीं सुधर सकती है। अब वो वापस जाके पढ़ नहीं सकता है। उसकी जिंदगी सुधारने के लिए जनसुराज कह रहा है कि हम उन्हें पूंजी मुहैया कराएंगे। पूंजी कहां से आएगा ये भी मैंने बताया कि अगर बिहार में बैंकों का सीडी रेशियो 40 से बढ़ाकर 70 कर दिया जाए तो करीब करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पूंजी लोगों को हर साल उपलब्ध हो जाएगी। तीसरी बात हम लोगों ने कहा कि यहाँ के किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए ताकि किसानों को मजदूर फ्री में मिले, मनरेगा के तहत मिले, वो अपने फसल में अपने खेत से बेहतर प्रोडक्टिविटी हासिल कर सके। चौथी बात हम लोग महिलाओं के लिए कह रहे हैं कि आपको सरकारी गारंटी पर बैंक से कर्ज दिलाया जाएगा जिस पर सिर्फ आपको 4% सालाना ब्याज लगेगा। इसका मतलब क्या है कि बजट से सिर्फ 6,000 करोड़ रुपए के खर्चे पर करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपया का लोन यहाँ के महिलाओं को, युवाओं को दिलाया जा सकेगा रोजी रोजगार के लिए। और अंतिम बात हम लोग क्या कह रहे हैं कि 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर और महिला पुरुष को 400 के बजाय 2,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। दिव्यांग और विधवा उसमें शामिल है। मान लीजिए कि अभी आरजेडी ने कहा कि हम आएंगे तो सारी महिलाओं को 2,500 रुपया देंगे। अब सबके पास मोबाइल है, उसमें कैलकुलेटर है, जरा जोड़िए। अगर बिहार में रहने वाली 6 करोड़ महिलाओं को, अगर बच्चों को हटा भी दीजिए तो करीब 5 करोड़ महिलाएं होंगी। 5 करोड़ महिलाओं को अगर आप 2,500 रुपया महीना देंगे तो एनुअल बजट आएगा करीब करीब 1,55,000 करोड़। बिहार का योजना बजट जो है वही है 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ के योजना बजट से आप 1.5 लाख करोड़ रुपया कहां से पैसा दे दीजिएगा? तो पहले से मालूम है झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं ना वो जवाब दे रहे हैं। इसमें कोई गुणागणित नहीं है। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़, उसमें योजना मद में अवेलेबल बजट है 1 लाख करोड़, और आप कह रहे हैं कि एक योजना में 1.5 लाख करोड़ रुपया देंगे। तो पहले ही आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं सबको, और कोई सवाल नहीं कर रहा है। और जनसुराज में भी जो लोग जुड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये कोई गुनाह तो है नहीं। जनसुराज विधायक तो लड़ाएगा ही। हम लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग मुखिया भी लड़ाएंगे, हम लोग प्रमुख भी लड़ाएंगे, समिति पंचायत में भी लड़ाएंगे, वार्ड सदस्य भी लड़ाएंगे। तो कम से कम 1.5 लाख लोग अगले 2 साल में, 25 में विधानसभा और 26 में पंचायती राज, मिलाकर 1.5 लाख लोग तो चुनाव लड़ ही सकते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? आपने कहा आधार क्या होगा? आधार हम लोगों ने जारी किया है कि उम्मीदवारों के चयन का आधार क्या होगा, वो बिंदुवार। जनसुराज एकमात्र ऐसा दल है देश में, सिर्फ बिहार में नहीं, जिसने बिंदुवार जारी किया है कि उम्मीदवारों का आवेदन पहले लिया जा रहा है। अब जो अभी प्रक्रिया चल रही है, 12,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया पैसा देकर, और उनका मूल्यांकन किस आधार पर किया जा रहा है वो भी बिंदुवार आपको डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। हर आदमी जिसने आवेदन दिया है उसको बताया भी जा रहा है कि भाई इन 10 बिंदुओं पर तुम्हारा मूल्यांकन किया जाएगा। अब वो मूल्यांकन जब पूरा होगा तो जून जुलाई में मूल्यांकन का रिजल्ट आपको दिखेगा। स्वाभाविक तौर पर 243 सीट है तो चुनाव तो 243 लोग ही लड़ेंगे, लेकिन अगर अन्य कार्यकर्ताओं की इच्छा है, उनकी अपनी सोच है कि वो सबसे बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं, तो लोकतंत्र है, सबको कम्पीट करने का अधिकार होना चाहिए। अगर दूसरे दलों के अच्छे लोग आ रहे हैं जनसुराज में तब तो वो अच्छी बात है। और अंतिम बात समझ लीजिए, इस बात की हम लोगों ने घोषणा भी की है कि 243 लोग जो चुनाव लड़ेंगे उसमें ज्यादातर लोग नए लोग ही लड़ेंगे, लेकिन ये संभव है कि 25, 30, 40% लोग ऐसे भी हों
जो पहले से चुनाव लड़ रहे हो या राजनीतिक तौर पर सक्रिय रहे हो, अब बिहार में कोई राजनीतिक व्यवस्था अगर आप बनाएंगे तो उसमें शामिल होने वाले लोग तमिलनाडु और मंगल ग्रह से तो आएगा नहीं, इसी समाज से निकल कर आएगा। हम लोग की कोशिश है कि इस समाज में जिसकी भी रिलेटिवली अच्छी छवि है, देखिए कोई दावा नहीं कर सकता है कि हमारे साथ जो बैठा है हर आदमी दूध का दूल्हा है। आप हम पर भी इल्जाम लगा सकते हैं, सब पर इल्जाम लगा सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर आपको जनसुराज में कोई मर्डरर, कोई बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा, बदमाश, रेपिस्ट वो नहीं दिखेगा। रोग किसी पर नहीं है, लेकिन अगर वो आ भी गया कहीं गलती से तो उसको इस व्यवस्था में कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिलेगी, ऐसा आप यकीन रखिए। अंतिम बात समझिए, आज की जो व्यवस्था है उसमें कोई सज्जन ईमानदार व्यक्ति भी रहता है और आप लोग पूछते हैं भाई तुम तो ईमानदार हो, तुम काहे चोरी कर रहे हो, तो कहता है भैया व्यवस्था ऐसा है, इतना आदमी इसमें चोर है कि बिना चोरी किए उपाय नहीं। तो अब जनसुराज जो व्यवस्था बना रहा है उसमें इतने अच्छे लोग जरूर रहेंगे कि अगर कुछ गलत आ भी जाए तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाएगा। मतलब आप लोग जब अगली बार पत्रकार वार्ता करें तो तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से भी ये पूछिए कि आपके उम्मीदवारों का चयन का आधार क्या है। ये चर्चा बिहार में हो रही है, यही जनसुराज की सबसे बड़ा जनसुराज का योगदान है। ये चर्चा तो चल रही है कि आप उम्मीदवार कैसे चुनेंगे। हमको तो नहीं लगता है कि यहाँ किसी की हिम्मत है या आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप जाकर पूछ सकें कि नीतीश जी या मोदी जी आप किस आधार पर अपना उम्मीदवार चुनेंगे। तेजस्वी यादव से भी पूछिए कि सर 2500 रुपया आप देंगे तो ये 1.5 लाख करोड़ रुपया लाएंगे कहाँ से। पूछने का अवसर तो आप क्यों खो रहे हैं भाई। तो जो सामने प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं तो आपको जो मन है सवाल पूछिए, बिल्कुल पूछना चाहिए, साथ में दूसरे लोगों से भी पूछिए। अगली बार फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ आए, कोई शासक दल का कोई नेता है तो उससे पूछिएगा कि प्रशांत किशोर ने कहा है, इल्जाम लगाया है कि आरबीआई का आंकड़ा बता रहा है कि पिछले 1990 से लेकर अभी तक 26 लाख करोड़ रुपया यहाँ से बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में। ये हम कह रहे हैं आरबीआई के वेबसाइट के हवाले से। जरा यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से पूछिए ये पैसा गया है कि नहीं गया, और अगर गया है तो उसको रोकने के लिए सरकारों ने क्या प्रयास किया है। उनको यही नहीं मालूम होगा कि सीडी रेशियो है क्या, अगर है तो बताओ क्या है, डोमिसाइल क्या है। तेजस्वी यादव का आपको पूछिए कि 15 साल आप सत्ता में रहे, आपके माँ बाबूजी, करीब 3 वर्ष आप डिप्टी सीएम रहे, उसमें 2 लाख शिक्षकों की बहाली हुई, उस समय क्यों नहीं डोमिसाइल लागू कर दिए। जैसे ही विपक्ष में आए तो याद आ रहा है, विपक्ष में आए हैं तो शराब माफिया जदयू में दिख रहा है, जैसे ही सत्ता में गए थे तो उनको शराबबंदी से ही सब फायदा दिख रहा था। भाई यहाँ पलटू राम हम लोग नीतीश कुमार को कह रहे हैं, लेकिन ये भाजपाई और तेजस्वी यादव भी उतने ही बड़े पलटू राम है। नीतीश कुमार पलट के भाजपा में जा सकते हैं, ये तभी तो संभव है जब भाजपा वाले उनको गला लगाने के लिए तैयार हैं। जब नीतीश कुमार पलट के गए और तेजस्वी ने उनको गले लगाया तो तेजस्वी भी तो पलटू राम हो गए। कल तक उनको गाली दे रहे थे, पलटू चाचा बुला रहे थे, अब उन्हीं को विकास पुरुष बता रहे हो। तो नीतीश कुमार अकेले पलटू राम नहीं है, उनका योगदान इतना ही है कि पलट पलट के तीनों दलों को उन्होंने पलटू राम बना दिया। किसी का कोई बात नहीं, जिसको उन्होंने चुन लिया वही पलट गया। सरकार बनाने की आप बात कर रहे हैं, अगर इस बार चुनाव होता है, जनसुराज अगर सीट बिहार में लाती है, अगर सीट कुछ कम जाए तो किसके साथ भी मिलकर सरकार बनाएंगे? चुपचाप विपक्ष में बैठेंगे सर। हमको कोई घबराहट नहीं है। आपको क्यों घबराहट है? हमने कहा हमको 10 वर्ष भी ऐसे ही चलना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या जल्दी? हमने पहले ही कहा था चुनाव के पहले गठबंधन ना चुनाव के बाद गठबंधन। अच्छी बात है, हमको समझ आ गया है, तो शर्मा जी को ये बताने के लिए धन्यवाद। तो आप सुने थे क्या कुछ कहना था प्रशांत किशोर का। उनका साफ तौर पे कहना था कि आने वाले समय बिहार में व्यवस्था को परिवर्तन करना है। नीतीश तेजस्वी पर भी उनका जमकर हमला था। इसके साथ साथ जिस प्रकार से नीतीश कुमार पलटी मारते थे उसको लेकर भी कई सारी बातें कही है। वही बता दें कि मुजफ्फरपुर में आज उनका जनसभा होना है। जनसभा में जो जनसुराज के कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी है, उन सभी को संबोधन करेंगे, उन सभी को कई सारे दिशा निर्देश देंगे, क्योंकि बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के मद्देनजर पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इन सब को लेकर आज उनका संबोधन होना है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।